पहले स्टार्ट करो फोकल लेंथ के फॉर्मूले से। दो तरीके के मिरर्स हैं, आप सबको पता होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर्स में। तो जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर, तो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। लाइक स्फेरिकल कॉनकेव मिरर में जो ये मिरर आप देखते हो, ये किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। तो जिस स्फीयर से कट करके इस मिरर को प्रिपेयर करते हो आप, उस स्फीयर का अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब दिस मिरर विल बी सम पार्ट ऑफ a complete sphere and center of that complete sphere from which the mirror is cut, center of curvature। पता है आप लोगों को सब बेसिक टर्म्स? yes, है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो मतलब ये मिरर जो है जिस स्फीयर से काटा गया होगा उस स्फीयर का रेडियस, तो दैट इज कैपिटल आर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड देन पोल। पोल ऑब्वियसली इस मिरर का जो मोस्ट आउटवर्ड पॉइंट है, सबसे बाहर निकला हुआ पॉइंट जो होता है, इसको पोल ऑफ अ मिरर डिफाइन करते हैं। एंड पोल और सेंटर को जब लाइन ज्वाइन करती है तो ऑप्टिक्स के लैंग्वेज में इसको कुछ नाम देते हैं यार। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, या इसको हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस ज्यादा प्रेफर्ड यूज करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस और यू कैन से ऑप्टिकल एक्सिस। सो बहुत बेसिक चीजें हैं, क्लास 10th में भी बताई जाती है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। क्या कहती है फोकल लेंथ की डेफिनेशन? डेफिनेशन कहती है फोकल लेंथ की कि अगर हम कोई एक रे इस ऑप्टिकल एक्सिस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी कह रहे होते, अगर इस ऑप्टिकल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलली कोई रे आए, तो वो रे मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस ऑप्टिकल एक्सिस को किसी पॉइंट पर जाकर के कट करती है। एंड बाय डेफिनेशन दैट पॉइंट वेयर द रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन intersects with the optical axis called as the focal point, focus of that mirror। एंड पोल से लेकर के फोकस तक का जो डिस्टेंस बनेगा उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ। और इसके और रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन चलता है। फोकल लेंथ का मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से कुछ रिलेशन, क्या रिलेशन होता है वो? इन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो रिलेशन डिपेंड इस बात पे करता है, मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी हाइट पर, दैट मींस ये एच। ठीक है, तो अगर हम ये मानते हैं कि जो रे हमने स्ट्राइक करवाई है मिरर पर, वो रे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ऑप्टिकल एक्सिस से एच हाइट ऊपर थी, तो फोकल लेंथ हैज अ रिलेशन विद द रेडियस एज वेल एज दिस हाइट एच। और वो रिलेशन एक सिंपल सा लॉ है, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि स्फीयर का नॉर्मल होगी, और नॉर्मल ऑफ स्फीयर हमेशा उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो नॉर्मल टू द स्फीयर का नाम भी होगा, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में अगर कोई थीटा एंगल बना हो, तो रिफ्लेक्शन वाली जो रे होगी वो भी हमारे नॉर्मल से सेम एंगल पर जाएगी, यानी ये एंगल भी थीटा होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ए नाम दे देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है? नो सर, चलिए, अब रिलेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्या आप बता पाओगे कि एंगल ए सी एफ कितना होगा? एंगल ए सी एफ की वैल्यू पूछी जाएगा, ये जानते हुए कि ये लाइन और ये लाइन, हाँ, दीज टू आर पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस होंगी तो अगर ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा बन रहा होगा, यानी दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ऑब्वियसली हम ये भी बता सकते हैं कि एंगल सी एफ ए कितना होगा? एंगल सी एफ ए, बिकॉज अगर ये थीटा है और ये भी थीटा बन रहा है और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल, 180 minus 2 theta, तो इट इज ऑब्वियसली 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ थीटा।
सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब इसके बाद एक काम करेंगे, जो CF लेंथ होगी, CF वो कितनी होगी? तो लेंथ CF पोल से लेकर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एंड पोल से फोकस तक का डिस्टेंस है स्मॉल f है। तो दैट मीन्स फोकस से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा यानी कि CF R minus F. R माइनस F, राइट है, बढ़िया चल रहा। अब आप एक काम करो, जो हमारा ट्राइंगल ACF है उसके अंदर हम अप्लाई करने जा रहे हैं साइन रूल, साइन रूल ऑफ ट्राइंगल्स। ये रूल तो पता होगा ना आपको, साइन रूल? यस सर। ठीक है, क्या कहता है ये वाला रूल? देखिए, साइन ऑफ एंगल CFA, साइन ऑफ दिस एंगल CFA, एंगल CFA इज 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा एंगल CFA डिवाइडेड बाय उस एंगल के अपोजिट वाली साइड CA इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल FAC, साइन ऑफ एंगल FAC which is theta, FAC, and the side opposite to this angle is CF. Obviously sin 180 minus 2 theta is same as sin of 2 theta, and sin of 2 Yes, sir. theta can be, sin of 2 theta can be written as 2 times sin of theta into cos of theta Yes, sir. over CA. C is the center of curvature and A is the point on the sphere. So distance from the center to a point on the sphere, this should be the radius, capital R, equals to sin of theta divided by CF, which is R minus F. Now sin theta को हम फिलहाल कैंसिल कर सकते हैं, एंड इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देखिए क्या आएगा। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और स्लाइटली थोड़ा सा वर्कआउट करोगे तो फ्रिक्शन फोकल लेंथ F की वैल्यू मिल जाती है R ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। चाहो तो आप करके देख सकते हो इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आंसर आ जाएगा। राइट यार? Yes, sir. ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं अब इन टर्म्स ऑफ हाइट? वो देखिए, कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट कैसे लिखेंगे? पॉइंट सी से एक परपेंडिकुलर लाइन ऊपर लेके गए, ये हाइट h है, इसको हम b नाम दे देते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में साइन ये थीटा है, ये r है, ये h है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a से b तक का जो डिस्टेंस होगा पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम a टू b, वो लिख सकते हैं रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। और इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। ट्रायंगल ABC में ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। सो कॉस ऑफ एंगल थीटा विल बी द बेस ओवर हाइपोटेनस पार्ट। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा r इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 कॉस ऑफ थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल ABC इज रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ फोकल लेंथ का। ये प्रॉपर रिलेशन होता है फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ मिरर से और प्लस जिस हाइट पर रे को इंसिडेंट किया गया है उस हाइट के करस्पॉन्डिंग। आया समझ में डेरिवेशन बच्चा? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत Yes. नहीं। अब अगर आप इसमें ना एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कर दें, ये तो हमने जनरलाइज फॉर्मूला बताया है, मोस्ट जनरलाइज फॉर्मूला, दैट मींस कि फोकल लेंथ अगर हमसे बात की जाए तो प्रॉपरली फोकल लेंथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो
focal length of the mirror depends upon the radius of that mirror and the height at which the ray is coming, height और r पे. Now most special case जो हम डिस्कस करते हैं उसमें अगर ये मान लेते हैं कि जो हाइट h है that is very very small as compared to the radius, मतलब जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज आ रही है. इट कैन बी लाइक रेडियस इज 20 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 0.1 मिलीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को कंपेयर करेंगे विद 1.1 मिलीमीटर से तो बहुत बड़ी रेडियस मानी जाएगी. ऐसे केस में ये जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर देख रहे हो आप, ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज एच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एच स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटी वैल्यू होगी तो ये लमसम आर स्क्वायर बन जाएगा. एंड देन जब ये चीज आर स्क्वायर बन जाएगी तो स्क्वायर रूट के बाद ये आर बन जाएगा. आर और आर कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा. 1 माइनस 1/2 को 1/2 लिख लेंगे. देन फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली r/2 के बराबर है. So the focal length of spherical mirror is equal to r/2. बट ये तो स्पेशल केस हुआ. ये उस कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा क्लोज हो, मतलब हाइट ऑफ द रे टेंडिंग टुवर्ड जीरो वैल्यू हो. और इस टाइप के रेज को हम प्रॉपरली एक नाम देते हैं व्हेन द हाइट इज नेग्लिजिबल. दीज टाइप ऑफ रेज आर नोन एज पैरा एक्सियल रेज. पैरा एक्सियल रेज का मतलब होता है जो रे एक्सिस के काफी क्लोज हो. और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेज. मतलब ये रिलेशन आप जनरलाइज कर सकते हो, दे आर कॉल्ड एज मार्जिनल. मार्जिन वर्ड से लिया गया. मार्जिन का मतलब होता है गैप. तो मार्जिनल रे का मतलब जिसमें मार्जिन है, जिस रे का एक्सिस के साथ अगर रे और एक्सिस के बीच में अच्छा खासा मार्जिन है तो वो मार्जिनल है. और अगर वो मार्जिन नहीं है, गैप नहीं है, टेंडिंग टुवर्ड जीरो है, तो फिर वो पैरा एक्सियल रे है. जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं जाता, जब तक प्रॉपरली कुछ लिखा ना जाए, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल करते वक्त हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो रे आएगी वो पैरा एक्सियल होगी. मतलब ये हम बाय डिफॉल्ट इसी पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको हाइट नहीं दी जा रही है या फिर क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर पैरा एक्सियल रेस, तो आप फोकल लेंथ को लिखोगे r/2 के बराबर. अदरवाइज अगर क्वेश्चन इंटेंशनली इस तरीके से तैयार किया जाए कि रेडियस 2 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, 2 मीटर की रेडियस और हाइट 1 मीटर, तो ऑब्वियस ये बात है कि 1 मीटर और 2 मीटर में ये चीज तो काम नहीं करेगी, बिकॉज 1 मीटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज इन कंपेरिजन टू द 2 मीटर. उसका 50% है वो. तो उस केस में हम f = r/2 ना लगा करके हम ये वाला रिलेशन फॉलो करेंगे. ये जो रिजल्ट आपका है. बट चाहे आप बुक्स सॉल्व करेंगे चाहे असाइनमेंट सॉल्व करोगे, तो आप जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा तब तक ये मान लिया जाता है कि पैरा एक्सियल रे के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 रखेंगे. ठीक है. Yes, sir. क्लियर है. पैरा एक्सियल मार्जिनल. ओके. ना अब एक बात हमको ये समझनी है कि फोकल लेंथ और हाइट के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन है उस रिलेशन को अंडरस्टैंड उसको समझना पड़ता है. ज्यादा हाइट पर फोकल लेंथ ज्यादा होगी या फिर ज्यादा हाइट जाने पर फोकल लेंथ कम आएगी? कम आएगी सर. हाँ, हाइट और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन देखिए. हाँ, मतलब अगर आपसे ऐसा कुछ कहा जाए कि मिरर है, उसकी ये एक्सिस हो गई, मिरर की एक्सिस, और हम इसके ऊपर 2 रेज इंसिडेंट कराते हैं डिफरेंट हाइट पर, एक रे नंबर 1 और एक रे नंबर 2, तो विच रे विल हैव मोर फोकल लेंथ फॉर रे 2 और रे 1? हाइट का फर्क है. ये कैसे समझ में आ रहा है? यहां से देखोगे h ज्यादा होगा, h ज्यादा होने पर r² माइनस h² कम हो जाएगा. h ज्यादा हुआ तो r² माइनस h² कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो ये पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा.
और अगर ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो 1 माइनस करने पर रिजल्ट कम हो जाएगा। मतलब कि जितनी ज्यादा हाइट उतनी कम फोकल लेंथ। तो रे 2 की हाइट ज्यादा है, इसका मतलब रे 2 का फोकस कम होगा, रे 1 की हाइट कम होने पर रे 1 की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ कि रे 1 रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को ज्यादा डिस्टेंस पे कट करेगी, फोकस फॉर द रे 1, और रे 2 थोड़ा सा नियर फोकस करेगी, पोल के ज्यादा पास आएगी, यानी ये फोकस ऑफ रे नंबर 2। यानी कि सभी की सभी रेज एक कॉमन पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाएंगी, बिकॉज सबकी हाइट अलग है। तो हाइट अलग होगी तो सबकी फोकल लेंथ भी अलग अलग जाएगी। और स्फेरिकल मिरर की इस प्रॉब्लम को, स्फेरिकल मिरर के इस इश्यू को, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग आ रही है, इस प्रॉब्लम की वजह से इमेज फॉर्म होने में थोड़ा सा एरर आता है, और उसको आप पढ़ते हो एज अ स्फेरिकल एब्रिएशन। दिस इज नॉन स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन का मतलब इसमें स्फेरिकल मिरर होने की वजह से फोकल लेंथ हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होती है, एंड देयरफॉर इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो प्रॉपर्ली शार्प इमेज नहीं बनती, थोड़ी सी ब्लर इमेज बनती है। और इसीलिए कॉमर्शियल पर्पजेस में स्फेरिकल मिरर्स यूज करने की बजाय हम लोग पैराबोलिक मिरर्स लगाते हैं। इवन टेलीस्कोप्स वगैरह में भी जो मिरर यूज किए जाते हैं वो स्फेरिकल ना होकर के पैराबोलिक होते हैं, बिकॉज पैराबोला वाले मिरर में ये प्रॉब्लम नहीं आती। पैराबोलिक मिरर में किसी भी हाइट पर रे जाएगी, उनका फोकस पॉइंट कॉमन होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स में। और एक स्पेशल केस भी होता है, एक पर्टिकुलर हाइट पर ऐसा भी हो सकता है कि एक रे इतनी ज्यादा हाइट पे चली गई that it is possible to have zero focal length. It is possible कि कोई एक रे का फोकल लेंथ जीरो आ रहा हो, एंड फोकल लेंथ एफ के जीरो आने का मतलब, फोकल लेंथ एफ के जीरो आने का मतलब हुआ कि फोकस पॉइंट और पोल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं बचा। दैट मीन्स फोकस पॉइंट वो पोल वाले पॉइंट पर होगा, यानी कि वो रे रिफ्लेक्ट करके पोल पे ही फोकस कर जाएगी। तो थर्ड नंबर की रे अगर हम मान लें जिसका फोकस पोल पे जा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल वाले पॉइंट को टच कर रही है, तो ये भी पॉसिबल है। बट इसके लिए ये हाइट एक प्रॉपर वैल्यू पे आना चाहिए। वो प्रॉपर वैल्यू हाइट की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जीरो फोकल लेंथ चाहिए अगर आपको, अगर हमें फोकल लेंथ की वैल्यू जीरो चाहिए तो r/2 टाइम्स रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये पूरा टर्म 1 आ जाए। और ये पूरा टर्म 1 आने के लिए h कितना होना चाहिए? r/2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। दिस वैल्यू शुड बी 1, तभी जाके फोकल लेंथ जीरो आएगा। तो इसकी वैल्यू को 1 करके देखते हैं, r/2 इंटू रूट r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इससे जब h कैलकुलेट करेंगे, बताएं फिर इसको 1 करके क्या h आएगा? बताओ आप ही लोग, बताओ कितनी हाइट आएगी जिसके लिए फोकल लेंथ जीरो आ रहा हो? करो भाई। रूट 3r/2। सर रूट 3r/2। रूट 3r/2। रूट 3r/2 वो हाइट होगी जिस हाइट के करस्पॉन्डिंगली अगर कोई रे जाती है तो वो पोल पर जाकर के ही फोकस कर जाएगी, उसका फोकल लेंथ पोल पे ही आएगा। यानी कि फोकल लेंथ जीरो होगी, फोकस पोल पे होगा। और अगर इससे भी ज्यादा हाइट पर जाते हैं, अगर मिरर में इससे भी ज्यादा हाइट पर कोई रे आएगी तो उसका फोकस पोल के राइट साइड होगा। राइट है। तो ये एक सब्जेक्टिवली क्वेश्चन है, इसके ऊपर 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पैराग्राफ के फॉर्म में पूछा गया था, कंप्रीहेंशन बना करके इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक इस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली ना पूछा जाए तब तक हम यही मानेंगे कि फोकल लेंथ r/2 होगी और वो हाइट के इंडिपेंडेंट होगी। किसी भी हाइट पर फोकल लेंथ r/2 होगी। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन है, नोन एज पैरा एक्सेल अप्रोक्सीमेशन। और इसके ऊपर भी असर्शन रीजन आ चुका है। इसके ऊपर भी जेई में असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ चुके हैं कि पैरा एक्सेल अप्रोक्सीमेशन कब वर्क करता है, जब मिरर के रेडियस स्मॉल हो या फिर मिरर की रेडियस लार्ज हो, in which case the para-axial approximation can be applied for a small radius mirror or for the large radius mirror। तो यहाँ सामने दिख रहा है आपको, रेडियस शुड बी वेरी लार्ज, यानी मिरर का रेडियस अगर बहुत बड़ा है तो ही हम पैरा-एक्सियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ तक फोकल लेंथ समझ में आ गया? यस सर। यस। चलिए, तो आगे से इस पूरे चैप्टर में यही मान के चलेंगे कि ये पैरा एक्सेल रे है, जब तक कि हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना पूछे तब तक आप मान लेना कि पैरा एक्सेल है, यानी कि फोकल लेंथ को r/2 रखिए। इसके बाद हम लोग इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है साइन कन्वेंशन, जो जिसमें कंफ्यूजन होती है। मिरर्स में साइन कन्वेंशन को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। तो साइन कन्वेंशन का जो प्रॉब्लम आपको डिस्कस कर रहे हैं वो मिरर्स में ही नहीं, ये सभी के लिए है, मतलब मिरर्स में भी और लेंसेस में भी। क्या कहते हैं यार, कौन सा साइड पॉजिटिव लेना चाहिए, कौन सा साइड नेगेटिव लेना चाहिए, और ये वगैरह वगैरह जो डिस्कशन होता है, तो उसमें क्या रूल होते हैं। जैसे कि अगर आप मिरर्स की बात करते हो तो इसमें साइन कन्वेंशन में ये कहते हैं कि जो हमारा पोल होता है वो रेफरेंस पॉइंट होता है। पोल रेफरेंस होने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजरमेंट की जाएंगी वो फ्रॉम द पोल होंगी। ऑल डिस्टेंसेस दे आर मेजर्ड रिलेटिव टू द पोल, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पोल, यानी फ्रॉम द पोल। और एक और रेफरेंस होता है एक्सिस। तो पहला रूल ये होता है कि जितनी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो पोल से मेजर करेंगे, और दूसरा रूल ये होता है कि जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मेजर्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ द रे, इन ए डायरेक्शन ऑफ रे, कौन सी रे, इंसिडेंट वाली या रिफ्लेक्टेड वाली, तो उसका भी आंसर क्लियर है, इंसिडेंट वाली। Distance measured in the direction of ray, which is the incident ray, is a positive distance, and obviously opposite जो होगी मतलब incident ray के अगेंस्ट वाली डिस्टेंस को नेगेटिव रखना होगा मुझे। अब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सुनने में बड़े आसान लगते हैं कि all distances are measured from the pole। सुनने में तो ये आसान लगता है कि इसका मतलब ये होता है कि हम पोल पर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डिस्टेंस को देखेंगे। अगर पोल से स्टार्ट करके वो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या अपोजिट है तो अकॉर्डिंगली हम उसका प्लस और माइनस यूज करेंगे। और एक तीसरा कन्वेंशन आप कहते हो कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है या ऑप्टिकल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कह लें या फिर ऑप्टिकल एक्सिस कह लें, दोनों का मतलब एक ही है, उनको पॉजिटिव माना गया है, एंड और नेचुरली फिर बिलो वाली नेगेटिव होती है। जैसे कि मान लें अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, हमने इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे भेजी इस तरफ, और ये रिफ्लेक्ट करके इधर आ गई। एक और इंसिडेंट रे भेजी हमने और ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रही है। अब हम अपना डेफिनेशन यूज करते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज। जो आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, ये जो टुवर्ड्स मिरर, जिसका एरो टुवर्ड्स मिरर है वो इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर कट हो रही है ये बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट माना गया है। और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो रे है, रिफ्लेक्शन के बाद वाली रे, ये आगे डाइवर्ज हो रही है,
तो ये आगे तो कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो इनको हमें एक्सटेंड करके कहीं पीछे इंटरसेक्ट कराना होगा। और बाय डेफिनेशन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज बाय डेफिनेशन द इमेज बाय दिस मिरर, एंड ये हमारा बीच में पोल आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि पोल को रेफरेंस मानिए आप, मतलब रेफरेंस मानने का मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना। तो जैसे कि अगर मुझसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। तो हम उसके लिए लेफ्ट साइड जाएंगे या राइट साइड जाएंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम पोल एंड गोइंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड जाएंगे। तो क्या इसी डायरेक्शन में रे इंसिडेंट हुई थी, या इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में है? चेक करो, अपोजिट है। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम पोल एंड मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉइंट नंबर 1, start from the pole and move towards object, then you will travel against the incident ray, and that means कि object distance negative। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा मान लें कि ये डिस्टेंस सपोज दैट 30 है और ये डिस्टेंस मान लीजिए ये 20 है हाइपोथेटिकली, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हमें u से डिनोट करते हैं, इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज? तो अगेन स्टार्ट फ्रॉम द पोल, पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट फ्रॉम द पोल, मूव टुवर्ड्स इमेज, यानी पॉइंट आई। क्या लिखेंगे इसको? स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड मूव टुवर्ड्स आई, राइट साइड जाना पड़ेगा, राइट साइड, हाँ, और इंसिडेंट रे भी राइट साइड है, तो इसका मतलब इमेज के लिए हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इमेज का डिस्टेंस जिसको कि v लिखते हैं वो पॉजिटिव है और वो 20 है। सपोज इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं 40 और लेट्स से 6 कुछ और है 80 है मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन क्या रहेगा? आर नेगेटिव है या पॉजिटिव? तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो मिरर है इसको अगर हम कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड कहीं होगा। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द पोल, मूव टुवर्ड्स सेंटर, लेफ्ट साइड, इंसिडेंट रे के अपोजिट, माइनस, और हम लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। इस तरीके के साइन कन्वेंशन होते हैं। अगर ये आपने हैंडल कर दिया तो ऑप्टिक्स काफी आसान हो जाती है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज हमारे पास कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ दैट मिरर 40 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने कोई रे इंसिडेंट करवाई, ऐसे करके ये रे इंसिडेंट हुई। जो एक्सटेंशन के बाद आफ्टर एक्सटेंशन जिस पॉइंट पर वो मीट आउट कर रहे थे वो पॉइंट पोल से 20 सेंटीमीटर पीछे। मिरर ने इन दोनों रेज को रिफ्लेक्ट किया और रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट हो गई, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पोल से मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर पे। अब बताओ इस फिगर के हिसाब से u कितना है, इस फिगर के हिसाब से v कितना है, और इस फिगर के हिसाब से r कितना है? तो u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? राइट साइड में, राइट साइड में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? ऑब्जेक्ट डेफिनेशन सेज दैट इट इज द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रेज आर इंटरसेक्टेड। तो ये इंसिडेंट रेज इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, दिस इज बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द पोल एंड मूव टुवर्ड दिस पॉइंट व्हिच इज ऑब्जेक्ट, पोल से ओ की तरफ पॉजिटिव साइड चलना पड़ेगा, बिकॉज़ वो राइट, हाँ, पोल से ओ की तरफ जाने के लिए हम रे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, एंड देयरफॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव एंड 20। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इमेज है, इसकी डिस्टेंस
पोल से इमेज के लिए जाएंगे, स्टार्ट फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स इमेज लेफ्ट जाना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के -50. अपोजिट जाना पड़ेगा, -50. रेडियस, रेडियस के साइन के लिए हम सेंटर तक जाएंगे, फ्रॉम पोल टू द सेंटर. सेंटर ऑब्वियसली इस मिरर का लेफ्ट साइड पे ही होगा, तो पोल से सेंटर जाने के लिए लेफ्ट चलना पड़ेगा, इंसिडेंट रे के -40. अपोजिट जाना पड़ेगा, -40. बस ये रूल है. हमने कई स्टूडेंट्स को ये देखा है कि उनके दिमाग में ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है. इसीलिए ये दोनों एग्जाम्पल सामने रखे हैं. हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव आए, ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आए. और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट मानेंगे? ऑब्जेक्ट जहां पर ये दोनों इंसिडेंट रेज वर्चुअल इमेज वर्चुअल वर्चुअल है, क्योंकि ये रे वाकई में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं हो, क्योंकि इंटरसेक्शन होने से पहले ही उनका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं. इसका मतलब ये हाइपोथेटिकली इंटरसेक्शन दिखाया जा रहा है, इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. और इमेज कैसी है यहाँ पर? तो रिफ्लेक्टेड रेज ये तो एक्चुअल में इस पॉइंट पर कट करेंगे, रियल इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज. इस फिगर में ऑब्जेक्ट इज रियल बिकॉज जो इंसिडेंट रेज है उनका रियल इंटरसेक्शन है ये, और इमेज वर्चुअल है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज का हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन हो रहा है. तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज. और भी केसेस पॉसिबल है इसमें. वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है. बिल्कुल बन सकती है. ये सारे केसेस पॉसिबल है. लेकिन सर इसमें ऑब्जेक्ट तो सेकंड केस में बोलेंगे इन्फिनिटी से आ रहा है, तो नहीं. रियल ऑब्जेक्ट हुआ. ये कैसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है? लाइट ये सोर्स सब तो इन्फिनिटी से आ रहा है. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये तो मैं समझा रहा हूँ कि ये हमारे हो सकता है पुराने कंसेप्ट हैं जो बिगड़े हुए हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ऐसा कोई रे है तो मतलब कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऐसा कोई मतलब नहीं है. हो सकता है मतलब आपके डाउट देखो बता रहा हूँ क्या हो सकता है. हो सकता है हमने एक लेंस लिया हो, एक ऑब्जेक्ट रखा हो, लेंस हो और लेंस के आगे मिरर हो सकता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो वाकई में रियल था, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले लेंस पर लाइट गई और लेंस से इस मिरर पे लाइट गई. ये भी तो हो सकता है. यस सर. तो हम तो अपनी डेफिनेशन फॉलो करेंगे. अब इस केस में क्या होगा? मैंने इसीलिए पिछले क्लास में ऑब्जेक्ट इमेज की प्रॉपर डेफिनेशन दी थी. देखिए ये पॉइंट आया, फिर समझते हैं जरा इसको. ऐसे भी तो क्वेश्चंस आते हैं जी में कि लेंस है और लेंस के बाद मिरर है. सपोज ये जो पॉइंट ओ है ये लेंस से मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे है, ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है, रैंडमली मान रहा हूँ सब कुछ, और ये डिस्टेंस हमने मान लिया 40 सेंटीमीटर. आप सिर्फ ऑब्जेक्ट इमेज की जो डेफिनेशन बताई गई है उसके ऊपर ट्रस्ट करो. बाकी ये मेरा वादा है कि न्यूमेरिकल गलत नहीं होने लगती ऑप्टिक्स की. चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस के लिए. एज पर द रे डायग्राम, एक और बात बता दें आपको, मैकेनिक्स को प्रॉपरली हैंडल करना होता है तो फ्री बॉडी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऑप्टिक्स को अगर आपको प्रॉपरली हैंडल करना है तो रे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है. क्या कहते हैं इसके डायग्राम्स हर जगह इंपॉर्टेंट. फॉर दिस लेंस के लिए यू बताए क्या होगा, विच इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. नेगेटिव तो सबसे पहले हाँ राइट, हमें ये पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट बोलते किसको है. तो सबसे पहले अगर आप लेंस की बात करोगे तो लेंस के इंसिडेंट रे देखिए. इंसिडेंट रे भी कैसे देखी जाती है? जिसका एरो उस लेंस की तरफ हो. तो ये वाले एरोज लेंस की तरफ है ना, यानी ये इंसिडेंट रेज है. ये इंसिडेंट रेज जिस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है. लेंस के पोल या फिर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम इस पॉइंट की तरफ चलेंगे तो लेफ्ट जाना पड़ेगा अगेंस्ट इंसिडेंट रे, तो माइनस.
अब इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है? तो बाय डेफिनेशन लेंस की इमेज है कहां पर? तो इस लेंस से जो लाइट दूसरे साइड पर गई, यानी ये दोनों रेज, तो ये रेज लेंस के ऊपर आई और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये दोनों रेज बनी। तो ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगी वो बाय डेफिनेशन इस लेंस के लिए इमेज माना जाएगा। 70 पॉजिटिव। हाँ, और ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ है। तो ये पॉइंट इस लेंस के पोल से कितने डिस्टेंस पर है? लेंस के पोल से वो 70 सेंटीमीटर पे है। और फिर कौन सी डायरेक्शन में है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या फिर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में? इंसिडेंट रे की Same डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो इसका v हम लिखेंगे +70। नाउ फॉर द मिरर, फॉर दिस मिरर, अब इस मिरर के लिए u कितना है और मिरर के लिए v कितना है? तो जो रे लेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रे है वही रे मिरर के लिए इंसिडेंट रे है। तो बाय डेफिनेशन object of this mirror will be the point of +40. intersection of the rays which are incident on the mirror. These rays are incident on the mirror. They are intersecting at this point 40 centimeter from the pole of a mirror and therefore object distance is 40. प्लस या माइनस ये देखना है मेरे? Plus. प्लस, क्योंकि अगर हम इसके पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ चलेंगे तो राइट साइड जाना पड़ेगा और रे भी राइट साइड ही जा रही है, तो +40। नाउ सपोज दैट ये रे इस मिरर से जब रिफ्लेक्ट हुए, मान लीजिए ये रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुए और रिफ्लेक्शन के बाद ये पीछे किसी पॉइंट पर आए, सपोज करिए, और जिस पॉइंट पर ये कट हुए ये पॉइंट मान लेते हैं यहां से 20 सेंटीमीटर पे। तो अब इसके लिए v कितना रखें? तो मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो जिस पॉइंट पर मिली, इंटरसेक्ट हुई, डेफिनेशन में ये इमेज है, और पोल से इस इमेज तक के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, अगेंस्ट इंसिडेंट रे जाना पड़ेगा, माइनस। आ रहा समझ में कि नहीं? अभी साइन कन्वेंशन, Yes, sir. ठीक है। अब इसमें और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कंसेप्ट इंप्रूव हो गया तो फिर ये सब होने दीजिए, कितना भी टफ प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं। जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई उसका कलर चेंज कर देते हैं। जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है उनका कलर चेंज कर दिया। अब ये लाइट फिर से लेंस पर जाएंगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट वापस लेंस पर गई और लेंस ने इनको फिर रिफ्रैक्ट करके किसी पॉइंट पर ले जाकर के इंटरसेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट मान लेते हैं अब 50 सेंटीमीटर है। तो अब दोबारा लेंस के लिए यू कितना रखेंगे? फिर से सेकेंड टाइम इस लेंस के लिए यू और वी कितना होगा देखिए। तो नाउ सेकेंड टाइम कौन सी रे इस लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई है? पहली बार तो ये वाली रे इंसिडेंट हुई थी, सेकेंड टाइम इस लेंस पर वो रेज इंसिडेंट होंगी जो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आएगी। जो मिरर से रे रिफ्लेक्ट हो रही है यही रे लेंस के ऊपर जाकर के इंसिडेंट भी होंगी। तो लेंस पर सेकेंड टाइम जो रे इंसिडेंट हुई है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो ये पॉइंट बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट है। वो लेंस से कितनी दूर है? 10। प्लस है कि माइनस? माइनस। हाँ, तो अब सेकेंड टाइम इस लेंस पर रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जा रही है, ट्रेवलिंग इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन में रे आ रही है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए, बट क्योंकि ये पॉइंट लेंस के राइट साइड पर है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस है।
और सेकेंड टाइम इस लेंस ने रेज को जब रिफ्रैक्ट किया तो वो रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिली, ये सेकेंड टाइम की इमेज है, 50 सेंटीमीटर पे है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होगा ये, तो पॉजिटिव। सारी प्रॉब्लम जो होती है स्टूडेंट्स को वो इसी में होती है, मतलब इन साइन कन्वेंशंस को लेकर के प्रॉब्लम है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। उसके अलावा दो बेसिक इक्वेशंस हैं, एक लेंस की इक्वेशन है, एक मिरर की इक्वेशन है। सर हाँ सर, अगर बहुत जगह इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले साइन कन्वेंशन भी यूज किए गए हैं। वो गलत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला साइन कन्वेंशन गलत है। वो पहले यूज हुआ था जब ऑप्टिक्स नया नया बना था, मतलब साइंस में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला कार्टेशियन सिस्टम ही यूज किया जाता था, लेकिन आगे चल करके उसमें एरर्स आने लगे और थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगे। तो ये जो नया वाला साइन कन्वेंशन है, मॉडर्न साइन कन्वेंशन, जिसमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के हिसाब से प्लस और माइनस को देखा जाएगा, वो वही फॉलो करो। सर बच्चे बताओ। सर ऑब्जेक्ट के लिए सर जो इमेज बिहाइंड मिरर बनेगी तो वो वर्चुअल होगी कि रियल होगी? सीधा सा आंसर है, सीधा सा आंसर है। मिरर के पीछे कोई इमेज बनी है, यस ठीक है, हम अपनी बात कर लेते हैं ना, हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं। हम जब सुबह मिरर में खड़े होते हैं, हमको अपनी इमेज दिखती है मिरर के पीछे। अब आप किसी घर वाले से कहो कि भैया जरा मिरर के पीछे जाओ और देखो कोई है क्या वहां पर, क्या वाकई में मिरर के पीछे कोई है? नहीं, लेकिन हमको तो दिख रहा है, हमको तो अपनी ही शक्ल जो है मिरर के पीछे दिखती है। तो हमने मिरर के पीछे चेक किया, मिरर के पीछे कुछ था ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्या चीज है, वर्चुअल या रियल? वर्चुअल। वर्चुअल है। रियल मतलब जो वाकई में होना, तभी तो रियल बोलोगे। सर सेकंड टाइम में रियल वर्चुअल बता दीजिए, ऑब्जेक्ट और इमेज कौन सी होंगी सेकंड टाइम? देखो इनमें एक्चुअली एक और बात बता दें आपको, ये तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो साइन कन्वेंशन समझाने के लिए दिया है। जहां तक बात आपकी रियल और वर्चुअल इमेजेस की होती है, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में, उनमें रियल और वर्चुअल इमेज फाइनल मोमेंट पे देखा जाता है, बीच में नहीं देखते कभी। आप फाइनल बताइए, मतलब फाइनली ये जो पॉइंट है, ये रियल पॉइंट है या वर्चुअल पॉइंट है, आप इस तरह बताओ। मतलब ये जो रेज हैं, रियल। रियल वो हम बोले रियल इमेज कहेंगे। बीच की जो इमेजेस होती है ना, उनको उनका नेचर बताया नहीं जाता कभी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 5-5 इमेजेस मुझे दिखेंगी, फाइनली इमेज तो एक ही बनेगी। यस। तो इसमें ध्यान रखना आपकी, जब आपको इसमें पूछा जाए कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो आप सबसे आखिरी वाली जो इमेज है ना, सबसे लास्ट में जो इमेज बन रही है, उसके रे को देखोगे। अगर वो रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुई है तो रियल है, और नहीं तो वर्चुअल है। यस। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है इनके, बहुत ही सिंपल रूल। और मिरर्स के केस में तो खास तौर पे आप ध्यान रखो, मिरर के केस में आपको रटना ही नहीं है। खुद का एग्जांपल लो, सुबह सुबह जो आप बार बार एग्जांपल आपको ड्रेसिंग मिरर का देते हैं, इमेज बिहाइंड मिरर इज वर्चुअल, तो ऑब्वियसली इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर कैसा होगा? इफ द बिहाइंड मिरर इज वर्चुअल, देन इन फ्रंट ऑफ मिरर रियल। रियल। ऐसे ऐसे याद रखो। ठीक है, यस। तो साइन कन्वेंशन और ऑब्जेक्ट इमेज की जो डेफिनेशन दी गई है, सिर्फ इन दो को फॉलो करते रहो, कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आपको बता रहा हूं, गारंटीड ले, प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर हमारा डेफिनेशन क्लियर है और साइन कन्वेंशन क्लियर है। अब आते हैं मिरर की इक्वेशंस के ऊपर। तो मिरर की जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। मिरर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिलेशन कुछ ऐसे बनता है, 1/v प्लस 1/u एंड इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय r, या फिर इसको 1/f भी कह सकते हैं।
दिस इक्वेशन इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। इसमें डेरिवेशन नहीं कराएंगे, 12th पास के बैच में डेरिवेशन कराने में टाइम खराब ही होगा। मैं बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं, चलेगा ना यार, ये डेरिवेशन स्किप कर दें अगर यार, यस सर। कोई मतलब नहीं है, चलो है ना, कोई सब्जेक्टिव पेपर तो हो नहीं रहा हमारा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 2/r और 1/f, दिस इज कॉल्ड मिरर इक्वेशन। एक्चुअली मिरर इक्वेशंस में एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो एक तो ये मिरर इक्वेशन है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा मैग्निफिकेशन। यही दो मेन कंसेप्ट है और यही दो कंसेप्ट लेंस में भी आएंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस पार्ट पे चलते हैं, इस पॉइंट के एप्लीकेशन पर। तो इस एप्लीकेशन हम प्रॉब्लम के थ्रू ही बेटर समझ सकते हैं। मान लीजिए पहला प्रॉब्लम दिया हमने, फर्स्ट प्रॉब्लम। सर ये पैराक्सियल रेस के लिए खाली होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अब हम पूरा चैप्टर पैरा एक्सेल रे के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर हमारा पैरा एक्सेल रे का। ठीक है बच्चा? यस सर। यस सर। यस सर। अब बाय डिफॉल्ट पैरा एक्सेल रखेंगे। चलिए, पहला प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है of radius of curvature suppose 20 centimeter, and a very simple question that a point object is placed at this point. An object is placed at this point 30 centimeter पे। Straightforward question है, where will be the image? What is the location of image? A point object is at a 30 centimeter distance from the mirror of radius 20 centimeter. Where will be the image? Simplest question. हमें सिर्फ इक्वेशन और साइन कन्वेंशन पे ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा? इफ समथिंग इज प्लेस्ड, रियल है ना, हम कोई चीज रखें कहीं पर तो आप रखोगे तो उसी चीज को जो रियल होगी, वर्चुअल को कैसे रखोगे? सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब रियल है, यानी इससे रे निकलेंगी। रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे रे एमिट होंगे एंड नेचुरली इस लेंस से रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्शन के बाद उनकी इमेजेस बनेगी। तो इसमें यू कितना हुआ साइन कन्वेंशन के हिसाब से? मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ, फ्रॉम पोल टू द ऑब्जेक्ट -30। रेडियस का साइन, कॉन्वेक्स मिरर को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? देखिए, हाइपोथेटिकली इसको कंप्लीट करेंगे तो सेंटर विल बी ऑन द राइट साइड। तो पोल से सेंटर राइट और रे भी राइट साइड जा रही है, मतलब पॉजिटिव साइड हो गया। तो सेंटर इज ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब रेडियस का कन्वेंशन क्या रखेंगे? तो रेडियस का कन्वेंशन +20। अब आप सिर्फ इस इक्वेशन में एंटर कर दो, 1/v प्लस 1/u इज 2 डिवाइडेड बाय r। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, v की वैल्यू मिल जाएगी। जो अननोन होता है उसका कोई साइन कन्वेंशन लगाते नहीं है, इससे v की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी है। मेरे ख्याल से 7.5 आ जाएगा। यस सर। यस यस सर। सर 7.5। 7.5 आएगा पॉजिटिवली। तो जो आंसर में पॉजिटिव साइन है ये क्या बता रहा है आपको कि इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, तो मतलब इमेज राइट पोल साइड के राइट साइड राइट साइड, पोल के राइट साइड इमेज बनेगी बिकॉज पॉजिटिव साइन आ रहा है। सो इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द पोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई होंगी ये वर्चुअली इस पॉइंट आई पर मिलेंगी, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ इमेज का मतलब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा। तो जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं उनका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर दिखा दीजिए। अब ये रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है? सीधा सा आंसर है वर्चुअल है। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज जब मिरर के अपोजिट साइड पर हो, लाइक ऑब्जेक्ट मिरर की लेफ्ट है, इमेज मिरर के राइट है, अपोजिट साइड पर वर्चुअल होगा, सेम साइड पर रियल होगा मिरर के केस में, और लेंस इसका अपोजिट है। मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में मिरर है तो मतलब ये वर्चुअल, और जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड पर आ गए तो रियल है, और इसका जस्ट अपोजिट लेंस में। दूसरा एग्जांपल देखो,
सपोज दैट कॉन्वेक्स मिरर है और इस पे हमने कोई रे इंसिडेंट करवाई है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके हमने रे इंसिडेंट कराई और ये रेज एक्सटेंशन करने के बाद जिस पॉइंट पर कट हो रहे थे वो पॉइंट मिरर से 30 सेंटीमीटर पीछे, रेडियस ऑफ मिरर इज 20। बताइए इसमें इमेज कहां बनेगी? तो इसमें इमेज कहां बनेगी ये क्वेश्चन है। क्या रखोगे इसके लिए यू की वैल्यू? डेफिनेशन जस्ट फॉलो करना। यू मीन्स ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट मीन्स इंसिडेंट रे किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है वो यहाँ है, यही ऑब्जेक्ट है। 30 सेंटीमीटर है मिरर से, हमें ये पता लगाना है कि प्लस है कि माइनस है। तो उसके लिए हम मिरर के पोल पर गए और पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ देखो, तो पोल से ऑब्जेक्ट राइट साइड है, रे भी राइट साइड है, पॉजिटिव। रेडियस तो 20। अब प्लस माइनस के लिए क्या करेंगे, हम सेंटर को देखेंगे। तो सेंटर इसका पोल के कौन से साइड पर है, तो सेंटर इसके इस Right. पोल के राइट है, तो वो भी पॉजिटिव क्योंकि रे राइट साइड जा रही है। अब आप इस इक्वेशन में एंटर कर दो 1/v + 1/u = 2/r। 15. हाँ 1/v + 1/u = 2/r। तो v + 15 +15 ठीक, प्लस साइन आ गया मतलब कहाँ पर, राइट साइड ऑफ द मिरर। राइट साइड। इसका मतलब ये रेज रिफ्लेक्शन करेंगी और अगेन एक बार रिफ्लेक्शन करने के बाद मिरर के राइट साइड 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जा करके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ये इमेज वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल। Virtual. वर्चुअल। कैसे मालूम चला? रिफ्लेक्टेड रेज मिरर के इस तरफ इंटरसेक्ट हो रही हैं जो कि हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन। Yes, sir. तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है? क्या इंसिडेंट रे Virtual. वाकई में इस पॉइंट पर कट हुआ था? नहीं, इंसिडेंट रे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कैसे करेंगी, क्योंकि बीच में जब मिरर आ गया तो इंटरसेक्शन करने से पहले रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये इंटरसेक्शन भी वर्चुअल है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। समझ आ रहा है? पॉसिबल ये भी है, यस सर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज। ठीक, सेकंड प्रॉब्लम हो गया। ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चंस है, लेकिन जो हम लोग को क्वेश्चन है जेई वाले थोड़े हल्के से ऊपर के लेवल के होते हैं। उनमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एक प्रॉब्लम ऐसा है, डबल मिरर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे सपोज एक प्लेन मिरर है एंड देन इधर की तरफ एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का रेडियस हमें 30 दे रखा है, प्लेन मिरर के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई रेडियस होता ही नहीं, इनफाइनाइट रेडियस होता है, और एक ऑब्जेक्ट इनके बीच में है। तो मान लिया जाए कि ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है और इधर वाले साइड से सपोज ये 40 सेंटीमीटर पे। पहली बात तो इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, इसका जो क्वेश्चन है इसके आंसर बहुत सारे हैं। मतलब जैसे हमने कहा था दो, जब हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब दो पैरेलल मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। Yes, sir. सेम चीज यहाँ भी होगी, इमेजेस इनफाइनाइट ही बनेगी। तो हम इनफाइनाइट इमेजेस के बारे में तो नहीं बता सकते, तो हमारा क्वेश्चन ये है, वेयर विल बी द इमेज formed after two reflections? Where will be the image formed after two reflections? Where will be the image formed after two reflections? और इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट, कंसिडर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, ये पहली सिचुएशन है। टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट दिस प्लेन मिरर। और सिचुएशन 2 है,
टेक द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द स्फेरिकल मिरर। तो हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, कंसिडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर। केस 1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर, और ऑब्वियसली फिर दूसरा रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर पे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लाइट पहले प्लेन मिरर पे जाएगी तो कहाँ इमेज बनेगी? तो रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रे डायग्राम्स बनाने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है। ऑब्जेक्ट से कोई एक रे प्लेन मिरर की तरफ गई, प्लेन मिरर ने कहा कि इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके हम स्फेरिकल मिरर पर चलेंगे। तो पहले इसको हैंडल करो। प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको बैक साइड पर लेके जाओ, और एक रे और होगी जो मिरर पर बिल्कुल नॉर्मली जाएगी। लेकिन नॉर्मली जो रे आती है उसका रिफ्लेक्शन भी सेम पाथ पे होता है, तो जो रे नॉर्मल जाएगी वो नॉर्मल ही वापस भी आएगी। समझ पा रहे हैं यार इसको? यस सर। चलिए डेफिनेशन लगाइए। इसका मतलब प्लेन मिरर से ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई है और प्लेन मिरर से ये वाली रे रिफ्लेक्ट हुई है, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तो मिरर के पीछे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको कि हम इमेज कह सकते हैं। इमेज बाय दिस प्लेन मिरर। और प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर के हिसाब से जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है उतना डिस्टेंस पीछे इमेज है, यानी ये 20 सेंटीमीटर हो गया। दिस इज इमेज बाय द प्लेन मिरर। अब जो लाइट प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हुई वो स्फेरिकल मिरर पर इंसिडेंट हुई, बिकॉज ये एरो टुवर्ड्स मिरर है, सो दीज आर इंसिडेंट रेज ऑन द मिरर। तो ये दोनों रेज जो कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड हैं बट स्फीयर के लिए ये इंसिडेंट है, तो इन दोनों रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के लिए डेफिनेशन वाइज ऑब्जेक्ट है। तो फिर इस स्फेरिकल मिरर के लिए यू कितना रखेंगे? इस मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये है। तो वो पॉइंट इस पोल से -40 + 20 + 20 80 -80, बिल्कुल सही। तो आर मिल गया, यू मिल गया, उसके बाद ये फॉर्मूला 1/v + 1/u इज 2/r। अब r का साइन चेक करना होगा। r 30 तो है, लेकिन ये साइन के साथ +30 है कि -30, तो उसके लिए सेंटर चेक करो। हाँ -30 माइनस, क्योंकि इस स्फीयर का सेंटर राइट साइड पर होगा, और इस स्फीयर पे जो रे इंसिडेंट हो रही है वो लेफ्ट है। तो लेफ्ट रे इंसिडेंट हुई है, सेंटर राइट साइड है, रे के अपोजिट हो, तो रेडियस न्यूमेरिकली 30 है, बट जब इक्वेशन में एंटर करेंगे तो उसको -30 करेंगे। इतना काम करना है, आपका आंसर आता जाएगा। v निकाल लेते कितना होगा। हाँ, 1/80 और -1/15, ये इतने तो आएगा। तो v माइनस में 15 × 80/65, दैट मीन्स 240/13। तुम लोग भी चेक करने यार, उसको हमसे गलती हो गई तो 240/13 माइनस है। माइनस में, तो Yes. माइनस का मतलब माइनस आ रहा है, इसका मतलब कहाँ बन रही इमेज? तो v माइनस में, तो माइनस का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट। इस मिरर पर इंसिडेंट रेज आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड रेज आ रही थी, आंसर माइनस में आ रहा है। मतलब इस मिरर के राइट पर इमेज बननी है कि लेफ्ट पर बननी? राइट 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 पर बननी। और 240/13 अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर से थोड़ा कम आएगा, 20 से थोड़ा कम आएगा।
तो इसका मतलब ये मिरर रे को रिफ्लेक्ट करेगा इधर, और ये वाली रे फिर वापस लौट जाएगी ऐसे, और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो इमेज पॉइंट है। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 240/13। ये रियल है वर्चुअल है? रियल है। रियल है। हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद आप एक्चुअल में कट हो रहे हो यहाँ पर, रियल है। हालांकि ये अभी सिलसिला बंद नहीं होगा, ये अभी और चलता रहेगा। ये रे फिर प्लेन मिरर पे जाएंगी, फिर प्लेन मिरर से इमेज बनेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएंगे, और ऐसे ही ऐसे चलते रहेंगे। इधर जाएंगे, इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे। नंबर ऑफ इमेजेस तो इनफाइनाइट होती जाएंगी। ठीक है, पॉइंट समझ आ रहा है? यस Yes, sir. यस सर। This is case 1 when the first reflection was at the plane mirror. Now consider the second case when the first reflection is at spherical mirror. यानी कि कॉन्केव मिरर पे अगर पहले रिफ्लेक्शन होता और उसके बाद प्लेन पे होता तो पूरी कहानी चेंज हो जाती। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ये शायद इधर 40 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में और इधर 20 सेंटीमीटर। चलिए, पहला रिफ्लेक्शन स्फीयर पे हो, पहला यानी कि पहले रे इधर जाए, तो ऑब्जेक्ट से पहले रे इस मिरर पे गई और एक रे बिल्कुल स्ट्रेट दिखाओ। क्या रखेंगे? फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉन्केव पे हो रहा है तो यू कितना रखें? -40. -40। बिल्कुल हाँ, ये दोनों रेज हैं तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है 40 सेंटीमीटर पे, लेकिन पोल के राइट है और रे लेफ्ट है तो नेगेटिव। और रेडियस वैसे तो 30 है बट आगे प्लस माइनस देखना है। सेंटर इसका राइट है, रे लेफ्ट है, माइनस। चलिए लगाइए इस मिरर की इक्वेशन से और वी निकालते हैं कितना आएगा। -24. नहीं, 1/40 माइनस 1/15 आएगा। 1/40 माइनस 1/15, 40 इंटू 15 अपॉन 25। हाँ सर सही बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। 3 और 5 हो गया और 8 -24 आ रहा है। ठीक है, -24 सेंटीमीटर। माइनस साइन मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड पर इमेज है, तो इंसिडेंट रेज लेफ्ट है मतलब इमेज राइट साइड होगी 24 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस करते रहिएगा 24 सेंटीमीटर पे, तो जो लाइट बिल्कुल सीधे आ रही थी वो तो सीधे लौट जाएगी, ये तो स्ट्रेट वापस चली गई। और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके किसी पॉइंट पर गई होगी, ये पॉइंट 24 सेंटीमीटर पे एज पर द कैलकुलेशंस विच इज द इमेज। बट जो लाइट इस स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो लाइट बीच रास्ते में स्टॉप तो होनी जाएगी, यानी ये लाइट आगे जाकर के प्लेन मिरर को स्ट्राइक करेगी, और ये वाली लाइट जो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है ये भी आगे जाकर के प्लेन मिरर से स्ट्राइक होगी। Yes, sir. तो अब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है। Yes, sir. तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 24 सेंटीमीटर वाला, ये पॉइंट अब इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट में Yes, sir. कितने डिस्टेंस पर है? इससे इससे कितने डिस्टेंस पीछे? इधर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेन मिरर 36 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा। अब नॉर्मल वाली रे तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये वाली रे किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्सटेंड करके मिरर के पीछे मिलेंगे किसी पॉइंट पर, और कितना पीछे मिलेंगे जाकर मिरर से। तो प्लेन मिरर है, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है 36 सेंटीमीटर उतने ही डिस्टेंस पीछे इमेज होगी। Yes, sir. यानी फाइनली प्लेन मिरर से 36 सेंटीमीटर
राइट साइड पर इमेज बन जाएगी जो कि वर्चुअल होगी। वर्चुअल इमेज 36 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेन मिरर। आ रहा है यार समझ में? यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, अभी हमने आपसे बोला था, शायद आपने सुना कि नहीं सुना, इसमें टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी? इस जो अभी फिगर था उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बोलोगे? इनफाइनाइट। बनेगी। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 4 या 5 जो भी सीक्वेंसिंग। सपोज मिरर का रेडियस 30 सेंटीमीटर फिर से लेते हैं, ये प्लेन मिरर है, एंड लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर का है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनके बीच में ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट को एक ऐसे प्लेस पर रखे जिससे कि इमेज भी यहीं पर बने? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट को दोनों के बीच में एक ऐसे पॉइंट पर रखा जाए जहां पर अगर फर्स्ट रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर पे हो और सेकंड प्लेन मिरर पे हो तो वो इमेज पॉइंट ओ पे ही बन जाए? Considering first reflection at the spherical mirror, second at the plane mirror, is it possible to form image at the point? Yes, sir. पॉसिबल है? Yes, sir. तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे रखना चाहिए? ये अब लॉजिकल क्वेश्चन है। कोई लॉजिक होना चाहिए 25 का। चलो एक बात बताते हैं आपको, ऑप्टिक्स की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स, जो होती है रिवर्सिबिलिटी। क्या कहता है ये रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट? क्या कहता है? देखिए, हम लोग कहते हैं कि अगर स्फेरिकल मिरर में जो उसकी एक्सिस है उसके पैरेलल में अगर रे भेजी जाए, रे पैरेलल टू एक्सिस, तो ये उसके फोकस से पास होती है। अब अगर आप उसके फोकस से किसी रे को भेजो तो ये कहाँ जाएगी? Parallel to the plane. इसी को रिवर्सिबिलिटी कहते हैं कि when the ray comes parallel to the axis, when the ray comes parallel to axis, it passes through focus. रिवर्स करो, when the ray will come from the focus, it will move parallel to the axis. रिवर्स फिनोमेना है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर लें कि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के फोकस पर हो, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर, और फोकस कहाँ पे होगा? कंसीडरिंग पैरा एक्सियल रे, कंसीडरिंग पैरा एक्सियल रे, फोकल लेंथ इज r/2, 30 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब कि 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हुई। तो अगर ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे हुआ,
मान लेते हैं ये 15 पे है, मतलब कि फोकस पे है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी रे इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पे जाएगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहला रिफ्लेक्शन स्फीयर पे लेना है, तो रे गई, और क्योंकि हम फोकस पर हैं तो फोकस से आने वाली रे मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये बिल्कुल सीधी जाएगी इस कंसेप्ट से, और जब ये बिल्कुल सीधी जाएगी तो प्लेन मिरर पर बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्राइक करेगी, और जब प्लेन मिरर पे आप 90 डिग्री पर स्ट्राइक करोगे तो कहां जाओगे सर? रिट्रेस करेगी सेम पाथ। वापस फिर अपने उसी पाथ पर आ जाएंगे, और जब फिर उसी पाथ पर आए तो अब ये वाला कंसेप्ट आ गया, नाउ द रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस, यानी यहीं पर इमेज बन गई आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। The image formed after 2 reflections, where the first reflection was at spherical mirror, second was at the plane mirror, is now at this point. हालांकि इसमें टोटल 3 रिफ्लेक्शंस हो गए, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पर, फिर यहाँ गया दूसरा रिफ्लेक्शन, और फिर लौट के जब आए तो तीसरा रिफ्लेक्शन फिर हो गया, तो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। यस सर। ठीक है, क्योंकि वैसे मैं बार बार बोला इन क्वेश्चंस में ये हमेशा बताना पड़ता है कि कितने रिफ्लेक्शंस कंसिडर करने हैं, पहला रिफ्लेक्शन कहाँ पर लेना है, क्योंकि अगर ये ना बताया जाए तो फिर तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, हम कौन सा इमेज सॉल्व करें, इनफाइनाइट इमेजेस के डिस्टेंस तो बताएंगे नहीं, और प्लेन मिरर में तो इनफाइनाइट इमेजेस के डिस्टेंस का एक प्रॉपर पैटर्न बना था, यहाँ तो वो पैटर्न भी नहीं बनेगा कि हम एक पैटर्न बना लें। ठीक है, Yes. यस सर। क्या ठीक नाउ क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर हम पहला रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर पर लेते, कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, then is it possible to form an image at the object only, considering first reflection at the plane mirror? Is it possible to form an image at the object? नो सर। सोच के देखते हैं यार। देखिए, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह पे रखें, एक ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको एक ऐसी जगह रखिए जहां से कोई एक रे प्लेन मिरर पर जाए और वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट करके स्फेरिकल मिरर पे आए। स्फेरिकल मिरर्स में एक बात ध्यान से सुनना, एक बात, ऑब्जेक्ट को एक ऐसी प्लेस पर रखिए जहां से लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर पे गए, और ये लाइन इस मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हो, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, अगर रे और मिरर के बीच 90 का एंगल बना है तो वो लाइट वापस लौट जाती है उसी पाथ पे। नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द प्लेन मिरर और नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द स्फेरिकल मिरर, लाइट वापस चली जाएगी, सेम पाथ पे चली जाएगी। तो अगर ये 90 डिग्री बने, बट ये 90 डिग्री अगर बनेगा तो इसका मतलब ये रे स्फीयर का नॉर्मल होनी चाहिए, और Yes. अगर ये रे स्फीयर का नॉर्मल है तो इस रे का एक्सटेंशन पॉइंट सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि मैथ कहती है कि स्फीयर या किसी भी स्फीयर का नॉर्मल लाइन सेंटर से पास होना चाहिए। यस तो अगर हमने मान लो ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस पे रखा था तो उसकी इमेज एक्स डिस्टेंस पीछे बन गई, तो फिर ये सेंटर वाला पॉइंट पोल से कितने डिस्टेंस पे हुआ टोटल, ये 50 और ये x होगा ये, यस सर। और ये कितना होना चाहिए, अगर ये सेंटर है तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस
60 रेडियस 60 नहीं, रेडियस होना चाहिए ना, रेडियस 30 30, तो 30 तो पॉसिबल है नहीं, 50 प्लस एक्स कैन नॉट बी 30, यस सर यानी इस सिचुएशन में तो ये पॉसिबल नहीं है। यस बट अगर रेडियस मोर देन 30 यानी सपोज 60 होती, then 50 plus x can be 60, जब x कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्या होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंट लाइट आएगी और ये वापस उसी पाथ पे लौटेगी। अब जब ये वापस उसी पाथ पे लौटेगी तो मिरर से रिफ्लेक्ट करके भी उसी पाथ पर वापस जाएंगी और जिस पॉइंट पर वो है उसी जगह पर इमेज बन जाएगी, वन साइड कर जाएगी। पॉसिबल है प्रोवाइडेड द रेडियस इज सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब वो इतना हो कि सेंटर पीछे चला जाए। आया समझ में? यस यस राइट, थैंक यू। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े बहुत लॉजिकली होते हैं, मतलब जो हमें इस तरीके से सोचना भी पड़ सकता है। सीधा सा रूल है मिरर्स के केस में, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो स्फेरिकल हो, इमेज और ऑब्जेक्ट वन साइड कराने की जो प्रॉपर कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जो रे मिरर पर जाए वो 90 डिग्री के एंगल पर जाए। और स्फीयर के केस में ऐसा तब होता है जब वो रे एक्सटेंड करने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। नाउ सपोज हमारे पास एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर होता, दो मिरर्स होते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं और इसकी रेडियस 60 सेंटीमीटर है। एंड अगेन वी प्लेस ऑब्जेक्ट इन बिटवीन देम। इसमें भी इनफाइनाइट रेडियस बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द टू मिरर्स इनफाइनाइट रेडियस। ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस हमारा जो है वो नहीं, ये डिस्टेंस जो है ना 30 है और ये 20 है। बताना है आपको क्या, कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर एंड सेकंड एट द कॉन्वेक्स मिरर, वेयर विल बी द इमेज। कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर एंड सेकंड ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, find the location of image. First at concave, then at convex. Image की लोकेशन बतानी है। चलिए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव। आप मुझे ये बताओ कि U और R क्या होगा, सिर्फ ये काम करके बताओ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव, U और R बताना कितना होगा? -30 बस पहले रे इधर जानी है, पोल यहाँ पर है, पोल से ऑब्जेक्ट राइट, रे है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट नेगेटिव 30। रेडियस, इसके लिए सेंटर देखो, कॉनकेव का सेंटर किधर की तरफ आएगा, सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव मिरर वो पोल के राइट होगा या पोल के लेफ्ट होगा? राइट राइट, एंड द रे इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो -40। यहाँ पर कैलकुलेट करके बताओ जरा v कितना आ रहा है, इस इक्वेशन से v कितना आ रहा है? 60 प्लस या माइनस? माइनस यहाँ रखो, u की जगह -30 और r की जगह -40। सॉल्व कर लेते हैं। -60 माइनस मतलब किधर हुआ, अगेंस्ट रे, रे इज टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट मीन्स की इमेज राइट साइड बनेगी।
पोल के 60 सेंटीमीटर राइट साइड, और इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन वहां पे होगा। तो यानी ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और एक रे इसमें जो बिल्कुल सीधी होगी, वो दिखा सकते हो, लेकिन डायग्राम की क्लैरिटी के लिए उसको बार बार हम हटा देते हैं। स्ट्रेट लाइन आए, वो स्ट्रेट वापस चली गई। ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने वाले थे, यही चीज बाय डेफिनेशन इमेज है। इमेज का मतलब इस मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट होने वाले थे, वो पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर है। माइनस साइन मतलब इधर है, यानी ये वाला पॉइंट आपका 60 सेंटीमीटर हुआ। Now second reflection at convex. डेफिनेशन पे चले, कौन सी रे इस पर इंसिडेंट हो रही है कॉन्वेक्स के लिए? तो कॉनकेव से रिफ्लेक्ट होने वाली रे कॉन्वेक्स पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये दोनों रेज का जहां पर इंटरसेक्शन है, यही चीज बाय डेफिनेशन इसके लिए ऑब्जेक्ट है। क्या रखेंगे यू इस केस में? इसके पोल से ये वाला पॉइंट देखिए, इसके पोल से ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस +10 10 और प्लस है। प्लस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि पोल के राइट साइड है वो पॉइंट एंड द रे इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स राइट। इसका रेडियस न्यूमेरिकली 60 है, आगे प्लस रखना है या माइनस रखना है वो देखते हैं। इसका सेंटर प्लस, क्योंकि इसका सेंटर भी राइट साइड होगा एंड द रे इंसिडेंट इज आल्सो राइट, सो रेडियस इज +60। फिर से यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे और v निकालेंगे। -50 -15 माइनस मतलब किधर? अगेंस्ट इंसिडेंट रे। माइनस का मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट। इंसिडेंट रेज आर गोइंग टू द राइट, लेफ्ट साइड होगा। मतलब लेफ्ट। मतलब क्या होगा कि ये सीधी वाली रे तो सीधे लौट जाएगी और ये वाली रे कुछ इधर आ जाएगी और ये पीछे जाकर के किसी पॉइंट पर कट कर गए। दिस इज द फाइनल इमेज। फाइनल मतलब 2 रिफ्लेक्शंस के बाद वाली, और ये 15 सेंटीमीटर पे आ रही है। रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज? रियल। रियल रियल। सो 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से बैक साइड पर रियल इमेज बनेगी आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव पर हुआ है, दूसरा कॉन्वेक्स पर हुआ है। प्रॉब्लम बदल सकते हैं, पहला कॉनकेव पे हो, पहला कॉन्वेक्स पे होता, दूसरा कॉनकेव पे होता तो कहीं और बनती इमेज। समझ आया आपको? यस सर यस। अब मान लो अगर हम तीसरा रिफ्लेक्शन ले लें, पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव पर, दूसरा कॉन्वेक्स पर, नाउ थर्ड रिफ्लेक्शन अगेन कॉनकेव पर, उसका बताओ क्या होगा? थर्ड रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव, फर्स्ट एट कॉनकेव, सेकंड कॉन्वेक्स, थर्ड इज अगेन एट कॉनकेव। तो तीसरी बार कॉनकेव मिरर पर कौन सी रे रिफ्लेक्ट होने वाली है? तीसरी बार यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सी रे का होगा? नेचुरली वो उन्हीं रेस का होगा जो रेस कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हुई थी। तो ये जो कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट होकर के रे आएंगी, वो यहाँ जाएंगी, फिर यहाँ जाएंगी। तो अब ये दोनों रेज जो कॉन्वेक्स से रिफ्लेक्ट हुए थे, दे विल बी नाउ इंसिडेंट ऑन कॉनकेव। बाय डेफिनेशन चलते हैं, यू कितना हुआ इस केस में? -30 -35 यही पॉइंट यू होगा ना, इसी पॉइंट को तो ऑब्जेक्ट कहेंगे डेफिनेशन में। ये पॉइंट इसके पोल से कितने डिस्टेंस पर है? 35 प्लस है कि माइनस है? माइनस। और आर कितना है यहाँ पर? -40 -40।
फिर निकाल लो फॉर्मूले में रख करके। अब चाहे जितना मर्जी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा सीधा सा दो बेसिक चीजें हैं, ऑब्जेक्ट इमेज की डेफिनेशन क्लियर है और मेरे पास साइन कन्वेंशन अगर क्लियर है, तो हमें कोई डेरिवेशन तो करनी नहीं है। मैकेनिक्स के तरीके थोड़ी है कि आपको डेराइव करना है कुछ। एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, हमें साइंस के साथ में वैल्यू एंटर करनी है और सॉल्व कर लेना है इसको। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में हम लोग को ऐसा तो है नहीं कि टॉर्चर किया जाएगा कि 10 बार रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज बताओ, तो क्या हम 10 बार यही काम करते रहेंगे? तो इसीलिए असाइनमेंट्स में और बुक्स में और एग्जामिनेशंस में ज्यादा से ज्यादा 2 रिफ्लेक्शन पूछते हैं। अब पहला किसी पे भी ले सकते हो, पहला इसके इस पे हो सकता है या पहला इस पे हो सकता है। एट द मैक्स वर्स्ट केस में 3 रिफ्लेक्शन तक जा सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, Yes, sir. है ना? यस यस सर। चलिए, अब इसके बाद इसमें स्फेरिकल मिरर का जो सेकंड पार्ट है वो है मैग्निफिकेशंस का। मतलब जो ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज होते हैं उनमें क्या रिलेशन चलता है, कब डायरेक्ट इमेज बनती है, कब इन्वर्टेड इमेज बनती है, कब मैग्नीफाइड बनती है, कब डिमिनिश बनती है, वो सब। तो आज अभी आप इतना प्रैक्टिस करें, बाकी वो हम कल वाली क्लास में, मतलब सैटरडे वाली क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, आज रखते हैं अभी। सर। हाँ जी, थैंक यू। हाँ बताओ। सर वो वीडियोस पब्लिकली कर